तब भी अगर मोदी जी कुछ समुदायों के प्रिय हैं तो मान लिया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका तो सब प्राइवेटाइजेशन भी होगा तो उन्हीं का, मंदिर भी उन्हीं के, एक इंडस्ट्री भी उन्हीं के, सब कुछ उनको तो लाभ ही लाभ है। हाँ? लेकिन सरकारी नौकरी अगर रहती तो जो चौकीदार अभी 15,000 का काम कर रहा है उसको 40,000 मिलता है ना, 50,000। देखिए अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और आइडिया जो है स्प्रेड करता है। अगर वहाँ राजस्थान में उनको प्रभार मिला है तो जाके पहले गुर्जर समुदाय का है वो सर्वे करा लेना, उसी का सर्वे करा ले उनकी हालत क्या है, क्यों सड़क पे हैं। तो लोग समझदार हैं। अब खाली देखिए, खाली जाति के नाम से वोट, मुझे नहीं लगता है जाति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जो सवाल हमारे जैसे एक्टिविस्ट उठा रहे हैं कि गांव का स्कूल लाखों बंद हो गया है, स्कूल नहीं रहेगा बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, अस्पताल नहीं है, सब निजीकरण हो रहा है, सब बेचा जा रहा है। तो बड़े लोग के बच्चे के लिए तो अंग्रेजी स्कूल आ गया है और बढ़िया 5 स्टार हॉस्पिटल बन गया है, तो उन्हें थोड़ी समस्या है। समस्या तो इन्हीं पिछड़ी जातियों और दलितों का है। हाँ, इन्हीं पिछड़ी जातियों और दलितों का है। ये कहाँ पढ़ेंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या नौकरी करेंगे, ये तमाम मुद्दे हैं। इनके करनी और कथनी में शुरू से अंतर रहा है। किताब पढ़िए जाके, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। गोडसे का नाम भी लेंगे लेकिन गोडसे जब फंसे थे तो वो गोडसे हमारा आदमी नहीं है। कहीं आप अमूमन देखते होंगे कोई रेपिस्ट फंस गया तो कहा जाता है कि 2 महीना पहले हमने इसको निकाल दिया था। तो इनके करनी और कथनी में अंतर है। नाम राष्ट्रवाद की लेंगे। चाइना जो है इतना किलोमीटर कब्जा, सैकड़ों किलोमीटर कब्जा किया हुआ है, चाइना पे क्यों नहीं चर्चा हो रही? ये तो इसमें देखना क्या है, तो मुझे पहले से पता है। मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, तो सिर्फ हम पार्टी नहीं, उसके पार्टी की फिलॉसफी हम पहले पढ़ते हैं। हर पार्टी का अपना एक दर्शन होता है। तो बीजेपी का दर्शन कहाँ से आ रहा है? वो बंच ऑफ थॉट से आ रहा है। बीजेपी के पीछे बैक में कौन है, फिलॉसफी कौन डेवलप करता है? आरएसएस करता है। तो इनके दर्शन में यही है कि हिंदू मुसलमान खाली करो। और अब चूंकि इलेक्शन आ गया है, कई राज्यों में विधानसभा है, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो फिर ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, फिर हिंदू मुस्लिम करने की कवायद है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संस्कार में है। ये संस्कार में है कि इसे मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। इसके पहले भी अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भाषण दिया था देश के गद्दारों को, तो गद्दार कौन है देश का? पहले जिसको मुसलमान को आप कह रहे हैं गद्दार कह रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं, सबको मुल्ला कटुआ कह रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा इस भारत की धरती को चूमता है। 5 बार नमाज पढ़ता है तो 88 बार चूमता है। मंदिर में तो बगैर नहाए नहीं जाते हैं, तो जब तक 5 स्टार नहीं बनेगा नहीं जाएंगे ना। वो पानी नहीं होता है तो मिट्टी से वजू कर लेता है, इसी देश की मिट्टी से। अब मरता है ना तो इसी देश की मिट्टी में चला जाता है। इनके करनी और कथनी में शुरू से अंतर रहा है। किताब पढ़िए जाके, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। गोडसे का नाम भी लेंगे लेकिन गोडसे जब फंसे थे तो वो गोडसे हमारा आदमी नहीं है। कहीं आप अमूमन देखते होंगे कोई रेपिस्ट फंस गया तो कहा जाता है कि 2 महीना पहले हमने इसको निकाल दिया था। तो इनके करनी और कथनी में अंतर है। नाम राष्ट्रवाद की लेंगे। चाइना जो है इतना किलोमीटर कब्जा, सैकड़ों किलोमीटर कब्जा किया हुआ है, चाइना पे क्यों नहीं चर्चा हो रही? इलेक्शन के समय तो लाल लाल आंख बहुत चिल्ला रहे थे। तो सबका विकास तो सबका साथ है, तो एक जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? उससे ना पता लगा कि सबका साथ तो किसका विकास हुआ। तो जातीय जनगणना करा नहीं रहे हो, आप ओबीसी का नाम भी ले रहे हो। तो ये रमेश बुद्धुरी ने जो बोला है वो सब प्रायोजित था। और बीजेपी आरएसएस में जो इस तरह की हरकत करता है, जो गाली गलौज मुसलमान, उसका प्रमोशन हो जाता है, ये तय है। अगर बुद्धुरी साहब, वो भी ओबीसी समुदाय के हैं ना, वो भी गुजर समुदाय के हैं, गुजर कहीं ट्राइब में भी है, कहीं ओबीसी में है। तो अगर अपने समुदाय की ही बात करते कि हमारी शिक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके महिलाओं के अधिकार, इस पर बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और आइडिया जो है स्प्रेड करता है। अगर वहाँ राजस्थान में उनको प्रभार मिला है तो जाके पहले गुजर समुदाय का है वो सर्वे करा लेना, उसी का सर्वे करा ले उनकी हालत क्या है, क्यों सड़क पे हैं। तो लोग समझदार हैं। अब खाली देखिए, खाली जाति के नाम से वोट, मुझे नहीं लगता है जाति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जो सवाल हमारे जैसे एक्टिविस्ट उठा रहे हैं कि गांव का स्कूल लाखों बंद हो गया है, स्कूल नहीं रहेगा बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, अस्पताल नहीं है, सब निजीकरण हो रहा है, सब बेचा जा रहा है। तो बड़े लोग के बच्चे के लिए तो अंग्रेजी स्कूल आ गया है और बढ़िया 5 स्टार हॉस्पिटल बन गया है।
तो उन्हें थोड़ी समस्या है। समस्या तो इन्हीं पिछड़ी जातियों और दलितों का है। हाँ, इन्हीं पिछड़ी जातियों और दलितों का है। ये कहाँ पढ़ेंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या नौकरी करेंगे, ये तमाम मुद्दे हैं। और ये थोड़ी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं गुर्जर समाज के लोग नहीं समझेंगे, समझेंगे ना। जागरूक हो गए हैं गुर्जर समाज के लोग, क्योंकि ओबीसी में आते हैं अधिकतर। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये हजारों साल का जो कल्चरल बैगेज है उसको आप 1 मिनट में तो बदल नहीं सकते हैं। लेकिन तब भी आप सोशल मीडिया पे देखिए, अब पिछड़ों में भी बुद्धिज़्म को लेकर प्रचार हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। तो मान लिया कि पहले जो है ना 10% अवेयरनेस था, ठीक है, अब 20% हो गया मान लीजिए। तो 10% इजाफा हुआ ना, बढ़ा ना। कर्नाटक भी लड़े थे, हनुमान जी को भी मैदान में उतारे थे कर्नाटक में। रिजल्ट क्या हुआ? हर जगह आइडेंटिटी कार्ड से लेके कोरोना सर्टिफिकेट, 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप, सब जगह आप ही का फोटो रहा। तो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि कर्नाटक में तो जाके लड़े थे, तो हार क्यों गए उन्हीं के। लेकिन बीजेपी भुना रही है ना मोदी जी के चेहरे को। तो समाज को भी समझना है ना। अब समाज किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं। तो ये लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। उनको ये सवाल पूछना चाहिए, ये ओबीसी के उत्थान के लिए आपने कौन से कमीशन बैठाए, कौन सी तो समाज, हम तो सवाल उठा रहे हैं ना। ये बात सही है कि मोदी जी को पिछड़ों का वोट मिलता है, ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब पिछड़ा जो वोट दे रहे हैं तो उनसे सवाल भी पूछें कि भाई हमारे बच्चों के लिए क्या किया आपने, हमारे बुजुर्गों के लिए क्या किया। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। ऐसा है, इसके पहले नहीं मिल रहा था, अब तो कर्नाटक में 10 किलो ना दे दे पर डबल कर दिया। अब अनाजी का खेल होगा। पहले आपको नहीं पता है, शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। पहले जब हम लोग बचपन में थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो गांव में राशन की दुकान होती थी जिसपे पेंसिल भी मिलता था और कॉपी भी मिलता था, साड़ी भी मिलती थी, केरोसिन तेल, चीनी, चावल कोटा मिलता था, बिल्कुल रियायत दर पे, कॉपी भी, बिल्कुल, वो अभ्यास पुस्तिका मिलती थी। तो ये मोदी जी कोई नया किए हैं, इसके नाम इतना, इसके जो ओपोजिशन पार्टी है जितना उन्होंने काम किया उसी को अगर ठीक से प्रेजेंट करें, है ना, प्रेजेंट करें ठीक से, तो पता लग जाएगा ना। सरकारी जितने सरकारी संस्थाएं बनी कब बनी? इसी 70 साल में बनी ना। मोदी जी कितना बनाए हैं जरा ये बता दें। मोदी जी ने उन्हीं को बेचा। तो जो बेचा जा रहा है तो उसमें तो निजीकरण हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो SC ST OBC का जो मामला खत्म हो गया। तब भी अगर मोदी जी कुछ समुदायों के प्रिय हैं तो मान लिया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका तो सब प्राइवेटाइजेशन भी होगा, तो उन्हीं का, मंदिर भी उन्हीं के, इंडस्ट्री भी उन्हीं के, सब कुछ उनको तो लाभ ही लाभ है। लेकिन सरकारी नौकरी अगर रहती तो जो चौकीदार अभी 15,000 का काम कर रहा है उसको 40,000 मिलता है ना, 50,000। उनको पूछना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो इस देश में अभी माल बनिया के पास है, मरवारी बनिया। तो इसका भी जवाब देना चाहिए ना कि भाई क्यों उनके पास है। इसका जवाब कौन देगा? उनके पास क्यों है? वो अपने मेहनत करके कमाए कि देश के लोगों का कमाया हुआ पैसा है, बैंक का बैंक लूट के भाग जा रहा है, सब हजारों करोड़ रुपए विदेश में भाग जा रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा? ठाकुर को नहीं है, उसका बिक गया तो जाके सवाल पूछे ना, जिसको वोट दे रहा है उससे पूछे। हम तो, मुझे लगता है कि भाई जो सबसे कमज़ोर तबका है उसकी हकमारी हो रही, तो हम सवाल उठा रहे हैं ना। अगर ठाकुर समाज को लगता है खुश है, बढ़िया है, तो क्या क्या हो जाए। लीडर सपोर्ट को वोट में कैसे कन्वर्ट करेगा उस पर ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं ना। हमारा काम है कि फैक्चुअल आपको फैक्ट्स आपके सामने रख देना। लेकिन उसको कैसे अगर अवेयरनेस, देखिए सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट करना मुश्किल काम होता है। हुआ जी, चुनाव होने हैं राजस्थान में, और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो 13 महीनों में 17 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धनखड़ साहब आप मत आइए, आप क्यों आ रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर चुनाव होने हैं, चुनाव होने दीजिए। तो आप 10 साल में देखा है जितने संवैधानिक पद हैं, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं और इनको माना जाता है कि निष्पक्ष न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन गवर्नर रहते हुए भी जो काम कर रहे थे बंगाल में, तो ये समझ लीजिए वो तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं ना। तो उनसे क्या उम्मीद की जाए? संसद में भी जिस तरह का उनके बयान सब था, तो उससे क्या उम्मीद की जाए? कि गवर्नर हैं या उपराष्ट्रपति हैं तो अपने पद की गरिमा की मर्यादा को समझिए। लेकिन इस सरकार में चूंकि संविधान को मानते नहीं है ना, RSS वाले नहीं मानते अंदर से,
तो इनको तो सारी गर्मा को तोड़ना है, ब्रेक करना है, समझ रहे हैं। तो इसमें मैं पहले भी कह चुका कि मुझे कुछ अटपटा नहीं लगता है, ये सब होगा। नॉर्मल सब कुछ हो गया है। हाँ, नॉर्मल, बीजेपी के लिए नॉर्मल है। अपोजिशन इसको मुद्दा बनाए, जैसे सीएम ने सवाल खड़े किए, तो अपोजिशन को एग्रेसिवली इसको मुद्दा बनाना चाहिए। थैंक यू।